अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा सबसे पहले आईएमएफ पर तो हम आते हैं। आईएमएफ के साथ जो हमारी डील के मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर तो बात करते हैं। सबसे पहले पीआईए की जो डील है इस पर बात कीजिएगा। ये काफ़ी एक लाइट अंदाज से ली गई है। मेरा ख्याल है कि उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो डील इस वक्त पीआईए के साथ जारी हुई उसमें 10 अरब की बोली लगाई गई। 10 अरब की बोली, आप इसे देखिए, असासे इतने ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि जी अभी तो इनके ऊपर 85 अरब के कर्जे हैं, वाजबात हैं। 850 अरब के जो हैं वो वाजबात, 850 अरब के वाजबात इन्होंने अदा करने हैं। तो इस तरह से जो ये सारी सूरत हाल अभी सामने आई है उसमें तो यूं महसूस होता है कि पीआईए को की जो निजकारी का अमल है उसमें उसकी बोली की कीमत भी नीचे रखी जा रही है, निचली सतह पर रखी जा रही है, ताकि इसको कोड़ियों के दाम खरीद लिया जाए। देखना ये कि क्या अली इस सफेद हादसी से जान छूट सकती है हुकूमत की, मतलब कुछ जान खलासी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से अभी बोली का अमल शुरू हुआ है और जितने मतलब नॉन सीरियस तरीके से ये देखा जाता है कि अमूमन इस तरह की एक्टिविटीज जब होती हैं और खास तौर पर जब कोई हुकूमती असासा होता है उसे खरीद तो कोड़ियों के दाम लिया जाता है, और जब जैसे ही खरीदा जाता है उसके बाद उसके रेट जो हैं वापस अपनी असल जगह पर आ जाते हैं। तो जो खरीदार होता है उसको ये फायदा पहुंचता है, बोली लगाने वाले को ये फायदा पहुंचता है। तो जो बोली लगवा रहे हैं इसकी ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि इसकी बोली ठीक लगवाई जाए, क्योंकि ये एक कौमी असासा है। कौमी असासे बोली ठीक ना लगी, इसके पैसे फिर से किसी एक शख्स के हाथ में चले गए या एक कंपनी के हाथ में चले गए या एक ग्रोह के हाथ में चले जाएंगे तो फिर सारी कौम को नुकसान होगा। और इसका अमल जो है इसमें हमें देखना चाहिए कि शफाफ होना चाहिए, जिस अच्छे तरीके से वो हो सके आगे बढ़ सके। अमूमन लोग कतरा रहे हैं जो बोली लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जानिब से 10 अरब की बोली लगाना ना करने की मुतरादिफ ही है। और फिर हमने देखा कि बोली का अमल मुतासिर हुआ, बोली के अमल को मुकम्मल कर लिया गया और उसे ख़त्म कर दिया गया। क्या क्या नताइज निकलते हैं और क्या सूरत हाल बनती है, वो हम फाइलर्स वाली बात पर ज़रा दोबारा जोर देते हैं कि हम बात कर ही रहे थे मे बी की तोसी हो जाए। अभी तक तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि जो डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी। तो जनाब फाइलर होना ही वक्त की ज़रूरत है और बेहतर भी है। जितनी कड़ी शराइत आप पर लगेंगी, फाइलर्स पर लग चुकी हैं बल्कि, तो वो बहुत ख़तरनाक है। आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप कोई एसेट अपना नहीं बना सकते जब तक कि आप फाइलर नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे भी हैं जो आपको फाइलर होने की सूरत में मिलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले जरा आईएमएफ के मुआहदे पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे आगाज में कि ये ट्रैक गलत है और हम इस पटरी से जल्दी उतर भी सकते हैं, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हालात इसको सच साबित कर रहे हैं। जिस तरीके से बहुत सारी खबरें थी, कैश सरप्लस और टैक्स हदफ तो हमें पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए है ना, बात एक तो ये है कि पाकिस्तान को आईएमएफ के बगैर इस वक्त चलाना जो है वो प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। मैंने पिछले 1-1.5 साल जब से पाकिस्तान ऑफ ट्रैक किया था तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो 4 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे, और पाकिस्तान में डिफॉल्ट की जो गुफ्तगू थी वो आम थी और बहुत ही एक डिस्कम्फर्ट था। मैं तब भी कहता था कि फंड के बगैर इस वक्त आप चला नहीं सकते, बिकॉज जो आपको 20 अरब डॉलर चाहिए हैं वो फंड के साथ जाए बगैर आपको कोई देगा नहीं। आईएमएफ का मायदा होता है आपके रिजर्व आज 11 अरब डॉलर पे हैं। आपने जो अफराते ज़र है यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह उसमें एक खातिर खा कमी आ गई है। पिछले साल 24-25% बढ़ रही थी, ऑन दी एवरेज इस साल 9-10% बढ़ रही है। और तीसरी बात, आपका एक बैरूनी खसारा जो है वो इकॉनमी को स्लो करके संभल सा गया है। और आज कोई भी पाकिस्तान में ये गुफ्तगू नहीं कर रहा कि कोई डिफॉल्ट की जो गुफ्तगू है वो पाकिस्तान में हो। अच्छा, तो अगर आप इस ओवरऑल तनाजुल में देखें, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, ये बात कहना बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि आईएमएफ के बगैर नहीं चलाया जा सकता, पर ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने 24वीं दफा आईसीयू के डॉक्टर से रुजू किया है और उसमें से कोई भी सवाए 13-16 में जो प्रोग्राम हुआ था लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि जो 13-16 का ओनली कंप्लीटेड आईएमएफ प्रोग्राम या एंगेजमेंट थी जो लॉन्ग टर्म थी पाकिस्तान की, वो मैंने पाकिस्तान के लिए जी सो वो चूंकि मैंने एंकर की, आई वेरी वेल रिमेंबर कि उससे पहले हमें वन ट्रांश कंट्री कहते थे। अब बात यह कि जब कंट्रीज डिस्ट्रेस में आती हैं तो आईएमएफ की बहुत सी बातें ऐसी एग्री कर लेती हैं जो कि आगे चल के दिखाई दे रहा होता है कि करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने
मुझसे कमेंट मांगा गया तो मैंने एक अंग्रेजी जरीदे के लिए ये कहा कि 40% टैक्स बढ़ाना लास्ट ईयर से, यानी कि पिछले साल से हमने कहा हम 40% ज्यादा कलेक्ट कर लेंगे उस टाइम पे, जबकि इन्फ्लेशन भी कम थी, ग्रोथ भी स्लो थी, इकोनॉमी भी स्लो थी और इतने नए टैक्सेस का इजरा भी नहीं किया गया था। तो ये एक शायद मुमकिनात में नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि पहले जो 4 माह गुजरे हैं उसमें 190 अरब के करीब का एक हमें जो शॉर्टफॉल है अग्रीड वो दिखाई दे रहा है। इसी तरह ताजिरों से, आखिर मैं ये 2 कंप्लीट कर लूं, ताजिरों से 10 अरब रुपए का टैक्स रखना पहले क्वार्टर में ये मुमकिन इसलिए नहीं होना था क्योंकि आप ताजिरों को रजिस्टर कर ही नहीं पा रहे थे, या तो एक फुली जिसे कहते हैं एक इम्पेटस होता, हम हमेशा ये करके पीछे आ जाते हैं। प्रोविंसेस स्पेंड जिस तरह कर रही थी सरप्लस, अभी तो आपने ये 3 अहदाफ देखे हैं, जब आप बाकी मॉनेटरी टारगेट्स देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कई चीजें ऑफ ट्रैक हो गई। सो इसमें घबराने की बात इसलिए नहीं है कि ये रियलाइज करें कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री फंड के साथ जब एंगेज करती है तो उसको एक प्रोफेशनल टीम बनाने की जरूरत है। मैं आज भी गुजारिश करता हूं कि ये कंट्री का प्रोग्राम होता है, ये IMF का प्रोग्राम नहीं होता। इस प्रोग्राम के खद्दो-खाल खुद तय कीजिए, अपनी पहले टेक्निकल टीम बनाइए, प्रोफेशनल टीम बनाइए, फिर उसकी पॉलिसी साजी कीजिए, फिर अपनी हुकूमत से उसकी अप्रूवल लीजिए, फिर IMF से वो अहदाफ निगोशिएट करें और अब री निगोशिएट करना पड़ेगा जिसको हम मैक्रो सर्कल फ्रेमवर्क कहते हैं, उसको दोबारा देख लीजिए कि क्या उसमें तब्दीलियां होंगी। पर 11 PhDs IMF की तरफ से चूंकि पाकिस्तान आते हैं ये करने के लिए, आप भी कोशिश कीजिए कि एक प्रोफेशनल सेटअप के साथ उनको डील करें। ये मेरी अब बड़ी वेल थॉट आउट ओपिनियन है, जैसे कि मैंने लास्ट जून 2023 में ये कहा था कि फंड में चले जाएंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। आई थिंक दैट्स, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा लंबा ले लिया, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल, और हम भी इसीलिए सुन रहे थे डॉक्टर साहब आपको, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम साबिका हुकूमतों में देखते हैं कि उनकी नाकिस कारकर्दगी इसी बुना पर थी कि उनके पास टीम मौजूद नहीं थी, और जब सिलेक्शन की जाती है टीम के कौन मुज़ाकरात करेगा, आगे बढ़ेगा, तो उनमें कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता उस शोबे से। अभी ये बताइएगा कि IMF के साथ जो हमारे ये मुज़ाकरात जारी हैं, जो डील इस वक्त जारी है, तो उसमें आप क्या देखते हैं, क्या ऑप्शंस मजीद मौजूद हैं हुकूमत के पास? क्या वो मुज़ाकरात फिर से करेंगे या फिर मजीद टैक्स बढ़ाएंगे, या आप समझते हैं कि एक तरीका और भी है मिनी बजट लाने का जो कि आसान तरीका है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जब IMF से चीजें निगोशिएट होती हैं तो पहले आपने देखना है कि जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो चलता है पहले तो मालियाती खसारे को संभालने पर। तो आपने ये देखना है कि अगर आपने एक टैक्सेस का इजरा किया है और वो पूरे नहीं हो रहे तो क्या एक्सपेंडिचर, और इसमें मैं जारी अखराजात यानी कि करंट एक्सपेंडिचर में कट करके आप वो जो कमी आई है उसको पूरा करें ताकि नए टैक्सेस ना लगाने पाए। अगर इफ आई वाज टू नेगोशिएट लेट्स से और एडवाइस द गवर्नमेंट, दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग दे मस्ट डू। उसके बाद ये देखिए कि जो PSDP है यानी कि डेवलपमेंट बजट है उसमें क्या कमी की जा सकती है। तीसरा, प्रोविंसेस को कहिए कि वो अपने जारी अखराजात भी और अपने डेवलपमेंट के अखराजात भी थोड़ा सा इस साल हॉल्ट कर दें। आपको अगर 200-400 अरब दे दें तो आपको नए टैक्सेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने आपको 3 क्लियर पाथ्स दिए हैं कि कैसे आप मालियाती खसारे को संभाल सकते हैं, टैक्सेस की कमी को पूरा कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू न्यू टैक्सेशन, जो कि मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। सही है। यही चीज आपको अपनी करनी है हर जगह पर पहले आपको अपना होमवर्क करना है इन सब एरियाज में, और अलहदगी में नहीं हो सकता कि FBR अपना काम कर रहा हो, एक्सपेंडिचर वाले अपना काम कर रहे हों। ये एक कोऑर्डिनेटेड बड़ा स्ट्रॉन्ग एफर्ट करना पड़ता है जिसमें जाकर आप ये सारे काम इस तरह से संभालते हैं, और जब आप ये सारे काम इस तरह से संभालते हैं देन यू कैन गिव ऑप्शंस टू बी विजिटिंग IMF स्टाफ। हमारे पास ये तरीके हैं, हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर सकते हैं गिवन, और उनको जरा समझिए, आप अपने मुल्क को जितना समझते हैं IMF कतई तौर पे उतना नहीं समझता। प्लीज आपको बिलीव कीजिए, और ये पाकिस्तान
थ्योरी, ये हर एक के लिए है, बिकॉज यू नो योर कंट्री बेटर। सो कन्विंस देम कि जो आप कह रहे हैं उसमें सदाकत भी है, और वो कॉन्टेक्चुअली और मॉडल करके दिखाइए उन्हें। प्रॉब्लम ये आता है ना कि जो पाकिस्तान और कंट्रीज हैं वो ये समझती हैं कि एक ये कह के हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। IMF इज अ क्वांटिटेटिव टारगेटिंग इंस्टीट्यूशन। वो कहते हैं हमें नंबर पूरे करके दिखाएं कि आप कैसे अपने हदफ को यहाँ पे लाएंगे। तो आपको नंबर्स के साथ ये चीजें प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। और जब हम प्रोग्राम चलाते थे तो हम बहुत होम मॉडलिंग करके लेकर जाते थे, ताकि IMF को हम ये कन्विंस कर सकें कि हमने भी उसी डेटे पे उतना ही काम किया हुआ है। और आई एम श्योर कि अथॉरिटीज सीरियस हैं इस दफा, वो ये सारा काम करेंगी। और डॉक्टर साहब, वी विश कि आप जैसे लोग जो हैं उन्हें इस टीम का हिस्सा जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जिस तरीके आपने जो एक वाहिद कंप्लीटेड प्रोग्राम IMF का उसको एंकर किया, तो वो वाकई काबिल सत्ताइश है। और इस तरह के लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट पर्सन्स फॉर द राइट जॉब होंगे तो ही किसी चीज में हम अपने आप को भी प्रेजेंट कर सकेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि IMF का नहीं होता, बेसिकली कंट्री का होता है, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैंने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर भी बात करनी है आपसे, लेकिन फिलहाल जरा फाइलर्स की बात कर लेते हैं। जो तादाद है वो 50 लाख से बढ़ गई है। फाइलर्स की तादाद तो बढ़ गई है डॉक्टर साहब, लेकिन इस तादाद के बढ़ने से क्या सरकारी खजाने में भी कोई बेहतरी होगी? टैक्स भी उतना ही इकट्ठा किया जाएगा फिर? तो है ना, हर चीज में जो है आपको जाकर उसकी जिसे कहते हैं जुज़ियात में तशरीह करनी पड़ती है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइलर की। एक बात है लास्ट ईयर से बढ़ा हुआ आया है, अच्छी बात है। उसमें ये देखना है कि निल फाइलर्स कितने हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग तो निल फाइलिंग कर देते हैं। अली ने गाड़ी खरीदनी थी, हिना ने गाड़ी खरीदनी थी, तो किया ये उन्होंने कि उन्होंने निल फाइलिंग कर दी, ये शो कर दिया कि मुझे बाहर से रेमिटेंस आई है, और गाड़ी खरीद दी, और उसके बाद हमारे रेडार से गायब हो गए। तो आपको इस डेटे को अब एनालाइज करना है। मैं कल ही गुफ्तगू कर रहा था, ये जो SPR का एरिया ये मेरे दिल के इसलिए करीब है कि माय वाइफ इज एन इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट, तो वो मुझे समझा रही थी कि हाउ दे आर यूजिंग AI सो दैट डेटा माइनिंग करें और ये बताएं कि अगर हिना ने निल फाइलिंग की है तो क्या ये सही फाइलिंग है, और क्या उन्होंने सिर्फ गाड़ी की रेमिटेंस से ही खरीदी है, क्या उनके सोर्सेज हैं, क्या उनके एक्सपेंसेस हैं। अब आपको इस डेटे को जाकर स्टडी करना है। जो आपके पास 50 लाख का डेटा आ गया है, तो ये सारे जो फाइलर्स हैं उनमें से किसको आपने नोटिस भेजना है, किसको नहीं भेजना, क्योंकि ये भी ना हो कि हम लोगों को तकलीफ दें। तो लेट्स सी कि इसमें से क्या एक्चुअल फाइलर्स का डेटा है। और फिर हाई नेटवर्थ में एक टैक्स गैप भी है पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि जो लोग टैक्स करते हैं वो उस सतह पर टैक्स फाइल नहीं करते। अगर मेरा टैक्स 25 लाख बन रहा है और मैं 18 लाख रुपए फाइल कर रहा हूँ, तो इस 6 लाख के गैप को भी जाकर हुकूमत ने खुद अभी कहा हमसे, जरा हम अथॉरिटीज का जो फिगर है कोट करते हैं कि जी 3400 अरब का सेल्स टैक्स का गैप है। कैन यू इमेजिन हाउ मच दैट मनी इज? 3400 अरब रुपए का। और उन्होंने कहा कि उन्होंने 270 जो है वो उसमें से आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि वो कह रहे हैं 12 अरब डॉलर का सालाना गैप टैक्स में एक सेल्स टैक्स की मद में एग्जिस्ट करता है। Now authorities ने बहुत अच्छा काम किया, you know, we give them a pat on the back. Now they must prove कि इसमें से जो 270 ही है उसकी क्या कलेक्शन होगी इस साल की। बिल्कुल, तो that is important, हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी और कतर के दौरे पर ना हुकूमत मईशत में बेहतरी की बात कर रही है। क्या बेहतरी है जो बताई जा रही है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल क्लियर है, और वो इज द फॉलोइंग। पाकिस्तान इस वक्त जब IMF से एंगेज हुआ तो डिफॉल्ट से निकलकर अगले 3 साल के जो ग्रॉस फाइनेंशियल नीड्स थी, जो हमारे बाहर से पैसों की पूरी करने की थी, 20 अरब डॉलर के करीब आप समझ लीजिए, वो IMF ने इंश्योर कर दी। तो हम एक डिफॉल्ट सिनारियो से बाहर आ गए। पर इसका किसी तौर पे भी ये मतलब नहीं है कि हमारे जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जिसमें हमारा डेट है, हमारा खसारे हैं, हमारा बिजली का सेक्टर है। कल PIA को देखिए कि एक ऐसी बिड आई जिसको बिड मैं तो कंसिडर ही नहीं करता। एक्चुअली हम उसी पे आपसे करने जा रहे थे बात कि मतलब ये क्या हुआ क्या है ये। इसी तरह अगर आप देखिए तो जो पाकिस्तान की शराय इन्वेस्टमेंट है, जिसका मतलब इज द फॉलोइंग कि जो हम पूरे हुजम है इकोनॉमी का, उसका सिर्फ 13% इन्वेस्ट करते हैं। उसको समझाने के लिए ये कहता हूँ
कि जिसको आप कहते हैं कि हमारा बेहतरीन दोस्त है, और हम भी मानते हैं, और मैं खुद क्योंकि सरकार में जब भी मुश्किल आती थी चाइना से रुजू करते थे, वो 35% अपनी इकोनॉमी के हुजम का 40% इन्वेस्ट करता है, हम 13% इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए पाकिस्तान की अथॉरिटीज आर स्क्रैम्बलिंग कि वो बाहर जाकर इस वक्त इस दफा कोशिश करें, और कोशिश ये करें कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। मैं अगर सऊदी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनकी बात मानूं, वो कहते हैं कि हम 2.7 अरब डॉलर, तो लेट्स स्टिल स्टिक विद द फिगर जो कि इन्वेस्ट करने वाला मुल्क है हमें कह रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि हम 2.7 अरब डॉलर के माहदे MOUs पाकिस्तान से साइन किए हुए हैं, और कुछ पर इनमें से कुछ पर 4-5 पर काम शुरू हुआ है। तो लेट्स होप कि अगले 1-2 साल में वो 2.7 अरब डॉलर को अमली जामा पहनाते हैं। सही है। मैं हमेशा कहता हूं कि रियलिस्टिक फिगर्स, रियलिस्टिक एग्रीमेंट्स